Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 9 of class 12th geography, and the name of chapter is international trade. Basically in this chapter we will study that how the international trade works and how the countries connect with each other, what is the role of globalization and what is the role of international organization which promotes the international trade like WTO, and we will read all of the following things in the given chapter. So let us start. ट्रेड मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो व्यापार का मतलब क्या होता है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती है। पहले बार्टर सिस्टम में होता था, है ना, गुड्स के बदले गुड्स, पर आज जनरली कैसे होता है ट्रेड, सामान के बदले पैसा। टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड। अब व्यापार करने के लिए दो पार्टियों की जरूरत होती है। द फर्स्ट वन इज बायर, द सेकंड वन इज सेलर। ठीक है। बायर वो होता है जो परचेज करता है, सेलर वो होता है जो बेचता है। फॉर बोथ द पार्टीज ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। और बेचने वाले के लिए भी व्यापार फायदेमंद हो और खरीदने वाले के लिए भी व्यापार फायदेमंद हो, है ना। इस चीज को, इस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड। ट्रेड में बी कंडक्टेड एट टू लेवल, इंटरनेशनल ट्रेड एंड नेशनल ट्रेड। तो देखो, इंटरनेशनल ट्रेड उसको बोलते हैं जब व्यापार एक से ज़्यादा देशों के बीच में हो। नेशनल ट्रेड उसको बोलते हैं जब व्यापार एक देश के अंदर जो व्यापार हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज, है ना। दुनिया भर के देशों में जो व्यापार होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। बट विद इन द नेशनल बाउंड्रीज अगर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड नेशनल ट्रेड। The initial form of trade is in primitive societies was the barter system। शुरुआत में व्यापार कैसे होता था, सामान के बदले सामान। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव wheat एंड आई वांट शूज, एंड समवन हैव शूज एंड ही वांट इन एक्सचेंज wheat। तो वी म्यूचुअली एक्सचेंज द थिंग्स विद ईच अदर, सो दैट द नीड्स ऑफ हिम, और उसकी भी ज़रूरत पूरी हो जाए और मेरी भी ज़रूरत पूरी हो जाए। पर बार्टर सिस्टम की कुछ अपनी कमियां भी थी, जैसे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना, लैक ऑफ स्टोरेज, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये सब कमियां थी बार्टर सिस्टम में, जिसके चलते फिर मनी आया। द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम वर ओवरकम बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। तो जो बार्टर सिस्टम के अंदर कमियां थी उसको कैसे सॉर्ट आउट किया, मनी के जरिए। इन द ओल्डर टाइम, पुराने समय में, बिफोर पेपर एंड कॉइन करेंसी रेयर ऑब्जेक्ट, है ना, विद वेरी हाई वैल्यू सर्व्ड एज मनी। पहले क्या होता था, जनरली बहुत सारी चीज़ों को मनी के तौर पे यूज़ किया जाता था। लाइक शेल्स हो गए, वेल्स टीथ, डॉग टीथ, स्किन, कैटल, राइस, पेपर कॉर्न, सोल्ट, स्मॉल टूल्स, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इन सब से मनी को बनाया जाता था, है ना। तो ये पहले के तौर पे। आज तो जनरली आपने देखा होगा मेटल से या पेपर से करेंसी चलती है, और अब तो ऑनलाइन पेमेंट का इतना वो हो गया कि जनरली कैश कैरी करना पड़ता ही नहीं, है ना। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, लेट अस सी दैट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। In ancient time, transporting goods over long distance was risky, hence trade was confined to local market। पहले क्या होता था, व्यापार करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि लूटने का खतरा रास्ते में, है ना। फिर टेरेन सही नहीं थी, ज़मीन सही नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था, जिसके चलते व्यापार अच्छे से नहीं हो पाता था। People then mostly spent on basic needs, food and cloth। और जनरली पहले लोग सिर्फ पैसा किस लिए खर्च करते थे, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। आज तो लोग अपने एफ्लुएंट कंजप्शन के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। बट अर्लियर द मिनिमम गोल ऑफ बाइंग द गुड्स इज जस्ट टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स, है ना। ओनली द रिच पीपल, पहले सिर्फ क्या होता था, अमीर लोग ही क्या करते थे, सिर्फ चीज़ों को खरीदा करते थे। ओनली द रिच पीपल बोट ज्वेलरी, कॉस्टली ड्रेसेस एंड द रिजल्टेड इन ट्रेड ऑफ लग्जरी आइटम। सिर्फ पहले अमीर लोग खरीदते थे, आज भी अमीर लोग ही हैं, पर जनरली आज हर इंसान की कमाई बढ़ गई है और अमीरों की संख्या भी बढ़ गई है, तो डिमांड भी, ट्रेड भी बढ़ रहा है ना। द सिल्क रूट चाइना से था, है ना, और रोम तक कनेक्ट करता था, 6,000 किलोमीटर का था, जिससे सारा व्यापार सेंट्रल एशिया से यूरोप तक किया जाता था। द सिल्क रूट, द सिल्क रूट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टिंग रोम टू चाइना अलोंग द 6,000 किलोमीटर रूट था ये पूरा। इससे अधिकतर व्यापार होता था दुनिया का उस टाइम, ठीक है। द ट्रेडर ट्रांसपोर्टेड
Chinese silk, Roman wool, precious metal, and many high value commodities from India, Persia and Central Asia. इस रूट के जरिए जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, चाइनीज सिल्क को, वूल को या मेटल्स को इधर से उधर बेचा और खरीदा जाता था. After the disintegration of the Roman Empire, European commerce grew during 12th and 13th century. और जब रोमन एम्पायर गिरा उसके बाद से व्यापार और ज़्यादा बढ़ा 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी में. Also with it development of ocean going warships, trade between Europe and Asia grew and the America were discovered. और जैसे जैसे ओशियंस के रास्तों का डेवलपमेंट हुआ, मतलब कि डेवलप हुई चीज़ें, आगे बढ़ी, नए रूट्स फाइंड आउट हुए, तो व्यापार भी और ज़्यादा बढ़ा और अमेरिका भी डिस्कवर्ड किया गया है ना. उस टाइम जैसे 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 नई नई खोजें हो रही थी ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में, तो नई नई चीज़ें भी आगे सामने आ रही थी. 15th century onwards, the European colonialism started, and along the trade of alien commodities, a new form of trade emerged, which was called slave trade. तो 15वीं शताब्दी के बाद जब से यूरोपियन कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ है ना, आप जानते हो 1498 में इंडिया में आया वास्को डिगामा, है ना, पोर्टुगीज आए, और फिर 1600 सन में, है ना, और 1600 सन में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1664 में, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई. तो ये जो कॉलोनियलिज्म का प्रोसेस था, जैसे जैसे दुनिया में फैल रहा था, कॉलोनियलिज्म उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे जिसमें एक देश दूसरे देश के द्वारा रूल किया जाता है. तो एक नए तरीके का ट्रेड उभरा जिसको बोलते हैं हम स्लेव ट्रेड. स्लेव क्या होता था, जैसे जो लोग होते थे गरीब देशों के, उनको खरीदा और बेचा जाता था और सारी उम्र उनसे काम करवाया जाता था, और मतलब कि बहुत ही सस्ते रेट पे लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, है ना. बाल्कन रीजन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, है ना. The Portuguese, Dutch, Spaniards and British captured African native. ये लोग क्या करते थे, अफ्रीका के लोगों को पकड़ते थे, फिर उनको बेच देते थे. दे फोर्सफुली ट्रांसपोर्टेड देम टू द न्यूली डिस्कवर अमेरिका. और वो क्या करते थे, उनको अमेरिका लेकर आए, मतलब कि जो इन इन अफ्रीकन नेटिव्स होते थे इनको पकड़ते थे ज़बरदस्ती फोर्सफुली, और फिर उसको अमेरिका लाते थे. किस लिए, मजदूरी कराने के लिए प्लांटेशन में, जैसे इंडिया से लोग जाते थे श्रीलंका, अंग्रेज लेके जाते थे प्लांटेशन के लिए, सेम वैसे ही. स्लेव ट्रेड वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर मोर देन 200 साल तक स्लेव ट्रेड बहुत ही फायदेमंद बिजनेस रहा. इट वाज अबॉलिश्ड इन डेनमार्क में ख़त्म कर दिया गया 1792 में, ब्रिटेन में 1807 में, यूनाइटेड स्टेट्स में 1808 में. क्योंकि क्या होता है बच्चों, देखो स्लेव दास अगर किसी का बना जा रहा है फोर्सफुली, तो क्या होता है उसमें फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, साइकिक एक्सप्लॉयटेशन, सारा कुछ इन्वॉल्व होता है, और एक पर्सन अपनी विल के से कोई डिसीजन नहीं ले सकता. After the Industrial Revolution, the demand for raw material like grain, meat, wool also expanded. और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से जो डिमांड थी रॉ मटेरियल की, वो लगातार बढ़ती चली गई. किस किस चीज़ की, ग्रेन्स की, मीट की, वूल की, है ना. और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बच्चों आया था कहाँ पे सबसे पहले, इंग्लैंड में, ये भी आपको याद रखना है. बट देयर मॉनेटरी वैल्यू डिक्रीज इन रिलेशन टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड के चलते उनकी मॉनेटरी वैल्यू बहुत कम थी. ठीक है. ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918, वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945. During the World War One and World War Two, countries implementation of trade taxes restricted for the first time. तो कंट्रीज ने क्या किया, व्यापार के ऊपर, ट्रेड के ऊपर टैक्स लगाना शुरू करा, जिसको हम कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं, है ना, वो सब लगाना शुरू किया. अब उससे क्या होगा बच्चों, देखो जब बाहर का सामान देश में आएगा और उस पर टैक्स लगेगा तो वो महंगा हो जाएगा, वो बिकेगा नहीं, और फिर अपने देश का माल बिकेगा. या फिर इसी तरह अगर हमारे देश का सामान दूसरे देशों में जा रहा है, तो फिर वो भी ट्रेड पे टैक्स लगाएंगे, और जो ट्रेड पे टैक्स लगता है ना उसको टैरिफ बोलते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड, ऑर्गेनाइजेशन लाइक, और वॉर के बाद जो संस्थाएं थी, जैसे देखते हैं इसको आगे, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड. अब ये याद रखना 1948 में बनी थी ये. ठीक है. 23 देशों के साथ मिलकर, और 1995 में इसका नाम बदलकर WTO किया गया.
और आज 164 से ज़्यादा देश डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं। 1948 में बनी थी, गैट बोलते थे इसको, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरली इस संस्था का काम है, डब्ल्यूटीओ का, दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेड सुचारू रूप से चले, कोई भी डेवलप देश डेवलपिंग देश का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। पर देखा गया हमेशा से यही है कि डब्ल्यूटीओ फ्लेक्सिबल रूल बनाता है जो फेवर करते हैं डेवलप देशों को, क्योंकि वो इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं इनके रूल्स को, है ना। अब अमेरिका आए दिन हम पे टैरिफ इम्पोज कर रहा है, चाइना पे, डब्ल्यूटीओ के सो रहा है, वो देख नहीं रहा है, पर कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। वाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट? अब इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट क्यों करता है? देखो बच्चों, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास सारे संसाधन हो। किसी के पास कुछ ज़्यादा है, किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा है, तो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाता है, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट करता है। और फिर आज इतना ज़्यादा कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है जिसके चलते इंटरनेशनल ट्रेड का अस्तित्व और ज़्यादा एग्जिस्टेंस में आ गया है। International trade is based on the principle of economic advantage, increased efficiency, productivity, innovation, growth, and a transfer ability of goods and services। जैसे जैसे दुनिया में एफिशिएंसी आ रही है, टेक्नोलॉजी हो रही है, नए इनोवेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो रहा है ना, वैसे वैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है। In modern times, trade is the basis of the world's economic organization and is related to the foreign policy of a nation। पहले क्या होता था, व्यापार ना जनरली एक देश की फॉरेन पॉलिसी से कंसिडर किया जाता था, पर आज देखो क्या है, जनरली व्यापार को इतना ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी से ना जोड़कर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उसको फ्री मार्केट में रखा गया है, ठीक है ना। इंडिया में भी 1990 तक था, फिर 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो उसके बाद चीज़ें बदल गई, है ना। विद वेल डेवलप्ड कंट्रीज, जो बहुत ही अच्छे डेवलप देश हैं, नॉट विलिंग टू लीव बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी डेवलप देश है उनका मेन स्रोत कमाई का क्या है? व्यापार, क्योंकि डेवलप देशों में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वो दूसरे देशों को अपना प्रोडक्शन बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। तो कोई भी डेवलप देश क्यों चाहेगा अपने देश के, क्या नाम, इसको इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट को छोड़ना, क्योंकि ताकि इससे तो उनका नुकसान हो जाएगा, है ना। Basis of international trade differences a national resource। The world national resource जो पूरी दुनिया के संसाधन है, is unevenly distributed because of difference in their physical make, geology, है ना, relief, soil and climate। अब देखो, ये जो धरती है ये पूरी तरीके से एक समान नहीं है। दुनिया भर के हर देश के पास संसाधन अलग है। क्यों? किस पे मैटर करता है कि जियोलॉजी कैसी है, सोयल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, उस पे मैटर करता है ना। रशिया जाओगे, रशिया के पास 176 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, पर मेजोरिटी ऑफ एरिया बर्फ है ना। तो कहने का मतलब क्या है, दुनिया भर में संसाधन देशों के पास एक जैसे नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं इनको। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सबसे पहले, जिस पे रिसोर्सेज डिफरेंशिएट होते हैं। इट ऑल्सो इफेक्ट मिनरल रिसोर्स मतलब जैसे पेट्रोलियम, मेटेलिक मिनरल्स, ये सब, है ना। लो लैंड हैव ग्रेटर एग्रीकल्चर पोटेंशियल। जनरली जो ज़मीन लो लैंड होती है ना, माउंटेनियस ज़मीन जहाँ नहीं होती वहाँ पे एग्रीकल्चर की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। माउंटेन अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड प्रमोट टूरिज्म, और जहाँ पे स्कैनिक व्यू होता है या एस्थेटिक सर्विसेज होती है नेचर की, वहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा प्रमोट होता है। मिनरल रिसोर्स की बात करें, ये भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है दुनिया में, किसी देश के पास कोई चीज़ ज़्यादा है, किसी देश के पास कोई मिनरल ज़्यादा है ना। द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और एक देश में जितने ज़्यादा मिनरल रिसोर्स अवेलेबल होंगे, उस देश में उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा। क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट कैसा है? इट इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फोना दैट कैन सर्वाइव इन अ गिवन रीजन। तो फ्लोरा और फोना कैसी है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि उस इलाके का क्लाइमेट कैसा है। अगर क्लाइमेट ठंडा है, आप देखो हिमाचल, है ना, उत्तराखंड के इलाकों में, ये जहाँ पे, या जम्मू कश्मीर में फ्रूट सब्जियाँ अलग होती हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाओगे जहाँ पे मतलब कि एनवायरनमेंट अलग है, साउदर्न इंडिया में जाओगे जहाँ पे क्लाइमेट अलग है, तो आपको फ्लोरा और फोना अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल, वूल प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस इन कोल्ड रीजन। अब ऊन होती है जैसे, तो वो ठंडे इलाके में हो सकती है। बनानाज, रबर, कोका कैन ग्रोन इन अ ट्रॉपिकल रीजन, इसीलिए इंडिया के साउदर्न साइड में होता है ये सारा। बनाना हो गया, रबर हो गया, कोका हो गया, है ना। पॉपुलेशन फैक्टर भी मैटर करता है कि पर डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की, है ना, किस तरीके के लोग रह रहे हैं, किस तरीके का कंजप्शन है। The size distribution and diversity of people also affect the type and volume of goods traded।
तो इस पे भी डिपेंड करता है कि लोग कैसे हैं होंगे, ठीक है। जैसे लोग होंगे उस हिसाब से, अगर लोग देखो मान लो व्यापारिक तौर पे लोग हैं, है ना, तो व्यापार ज़्यादा होगा, है ना। और अगर मान लो लोग सिर्फ सब्सिस्टेंस लिविंग के लिए सर्वाइव कर रहे हैं तो फिर व्यापार बहुत कम होगा, क्योंकि वो तो अपने खाने के लिए कर रहे हैं बस, है ना। कल्चरल फैक्टर भी मैटर करता है, कई जगह पे लोग कल नेचर को एज अ मदर ट्रीट करते हैं, कई जगह पे लोग नेचर को एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप इन सर्टेन कल्चर आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर के सभी कल्चरों में अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ है ना, और नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने देखा होगा ट्राइबल्स एरिया में जनरली क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपने घर या जो भी उनके डेली यूज़ की चीज़ें हैं सब नेचर से बनाते हैं। जैसे एग्जांपल, चाइना प्रोड्यूस द फाइनेस्ट प्रोक्लेन्स, चीनी के बर्तन दुनिया में सबसे बढ़िया कहाँ मिलते हैं, चाइना में, है ना। और ब्रोकेड्स, जरी वस्त्र जो होते हैं कपड़े पे के ऊपर जो जरी का काम होता है। कारपेट ऑफ ईरान के कारपेट दुनिया में फेमस है ना। नॉर्थ अफ्रीका का लेदर फेमस है, जो लेदर के ऊपर वर्क। और इंडोनेशिया की बैटिक, है ना, चींट का जो क्लॉथ होता है, मतलब अलग अलग इलाकों की अलग अलग पर फेमस है और चीज़ें और अलग अलग पर्सनैलिटी। आप इंडिया में ही देख लो, या थ्रू आउट द नेशन हमारे देश में सेम कपड़े, सेम रहना खाना पहनावा सेम है, नहीं, सब कुछ अलग है। तो रीजनल वेरिएशन है, इसी तरह दुनिया भर के देशों में वेरिएशंस है। साइज ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जिस देश में डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इंडिया में 440 प्लस है, बताओ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। तो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड। जिस देश में लोग ज़्यादा हैं या पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे व्यापार बहुत होता है। पर जहाँ पे लिटिल एक्सटर्नल ट्रेड और व्यापार बाहर से बहुत कम होता है, इंटरनल ट्रेड ज़्यादा होता है। अधिकतर सामान उस देश के अंदर कहाँ यूज हो जाता है, देश में यूज हो जाता है ना, एक्सपोर्ट करने के लिए बचता नहीं। इसीलिए क्या है कि ऐसे देश के अंदर, जैसे इंडिया जैसा देश है, हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि हम इतना बना ही नहीं पा रहे कि अपनी नीड से पूरी कर पाएँ, इसलिए बाहर से भी मंगाना पड़ रहा है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज कंज्यूम, लोकल मार्केट में ही सारा कंज्यूम हो जाता है जो देश डेंसली पॉपुलेटेड है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी डिटरमाइन करता है कि कैसा, मतलब कि उस देश के अंदर लोगों का सामान कंजप्शन करने का तरीका होगा। अगर मान लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ज़्यादा है, तो क्या होगा, उस देश के अंदर ट्रेड बहुत ज़्यादा होगा। और अगर पर कैपिटा इनकम या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम है, तो वो ट्रेड व्यापार, वो देश व्यापार भी कम करेगा, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है खरीदने को, है ना। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई स्टेज पे होता है, आइए देखते हैं, लेट अस सी दैट। इन इट द नेचर ऑफ आइटम ट्रेडेड चेंजेस। अब व्यापार जैसा हो रहा है उस हिसाब से सामान भी इधर से उधर एक्सचेंज होगा। जैसे इन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जनरली जो देश एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड है, वहाँ पे एग्रो प्रोडक्ट्स का ज़्यादा व्यापार होता है, वही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। पर जो देश इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस्ड है, वहाँ पे किस चीज़ का एक्सपोर्ट होता है, फैक्ट्री या मशीन्स का, है ना, मशीन मेड फिनिश प्रोडक्ट्स का, उनका ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है ना। फूड ग्रेन्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स, इसी etc। Extent of foreign investment. Foreign investment can increase trade in developing countries which lack in capital required for the development of mining, oil drilling, heavy engineering etc। ऐसे देश जिनके पास पोटेंशियल है ग्रो करने की, पर उनके पास पैसा नहीं है, तो अगर कोई विदेशी कंपनी उनके यहाँ पैसा आके लगाए, तो वो देश भी तरक्की कर सकता है, उस देश की भी पोटेंशियल क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। By increasing such capital in developing countries, the industrial nation ensure import of food stuff, mineral and create market for their finished product। और जैसे जैसे मतलब डेवलपिंग देशों के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता जाएगा, वैसे वैसे डेवलपिंग देश क्या होंगे, और ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे, ठीक है। और फिनिश प्रोडक्ट जितने ज़्यादा उस जिस देश के अंदर बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा वो देश क्या करेगा, तरक्की करेगा। द एंटायर साइकिल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। और जितना ज़्यादा दुनिया भर के देशों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो होगा, उतना ही ज़्यादा ट्रेड भी बढ़ेगा और उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक डेवलपिंग कंट्री है, उसके पास पूरी पोटेंशियल है, पर उनके पास पैसा नहीं है, और एक डेवलप देश अपनी एमएनसी वहाँ पे खोल दे और उस मल्टीनेशनल कंपनी में मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे वो मल्टीनेशनल कंपनी उस देश में, तो क्या होगा, प्रोडक्शन होने के बाद वॉल्यूम ऑफ ट्रेड
ट्रेड नेचुरल सी बात है वो उस देश का क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। ट्रांसपोर्ट, आइए देखते हैं। इन ओल्डर टाइम लैक ऑफ, पुराने समय में क्या होता था, ट्रांसपोर्ट बहुत पुअर होता था और इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं करा जा सकता था, जैसे पानी के जहाज इतने हाईटेक नहीं थे या फिर रेलवे अच्छा नहीं था, है ना। तो इस पर आज तो बहुत अच्छी हैं चीज़ें, है ना। इन ओल्डर टाइम, पुराने समय में, लैक ऑफ एडिक्वेट एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड टू लोकल एरिया। पहले क्या था, पर्याप्त मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन के सोर्स नहीं अवेलेबल थे, जिसके चलते व्यापार सिर्फ लोकल मार्केट्स तक सीमित था। ओनली हाई वैल्यू आइटम एग्जाम्पल, और बहुत ही हाई वैल्यू आइटम होते थे जो जेम्स, सिल्क एंड स्पाइसेस, ये ही सिर्फ लंबी दूरी तक भेजे जाते थे। आज तो आप देखो इवन छोटी छोटी चीजें तक, इवन स्लीपर्स तक दूसरे देशों से इंपोर्ट हो रही हैं, बताओ, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, घड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो भी हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। विद इंक्रीजिंग ऑफ रेल, ओशियन एंड एयर ट्रांसपोर्ट, जैसे जैसे रेल नेटवर्क बढ़ा, ओशियन ट्रांसपोर्ट बढ़ा, एयर ट्रांसपोर्ट बढ़ा, और तो जो ट्रेड था जो पहले सिर्फ लोकल मार्केट तक सीमित था वो भी पूरे बड़ा होता चला गया और लोकल भी एक्सपेंशन हुआ। कैसे, आज आप देखो अपने लोकल में बहुत सारी दुकानें ऐसी होंगी जो फॉरेन ब्रांड्स की चीज़ें बेच रही हैं और आप उनको इजीली एक्सेस कर सकते हो, क्यों, बिकॉज ऑफ कंज्यूमरिज्म। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आइए देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ थ्री वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दीज आर वॉल्यूम, सेक्टोरल, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। द एक्चुअल टनेज ऑफ गुड्स ट्रेडेड मेक्स अप द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के अंदर आता है कि कितने टन सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया गया। हाउएवर सर्विस ट्रेडेड, पर जो सर्विसेज होती हैं वो टन्स में तो मेजर नहीं हो सकती, बिकॉज दैट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, है ना। देयरफॉर, इसीलिए द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इज कंसिडर्ड टू बी द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो जितना भी मतलब कि गुड्स और सर्विसेज का वॉल्यूम है, वैल्यू है, उसी को ही हम क्या मानते हैं, उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। देखो जैसे मान लो 10 रुपये, 10 किलो हमने चीनी भेजी और हमने सर्विस दी, अब सर्विस तो उसमें मेजर नहीं हो सकती ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, 10 किलो चीनी के पैसे और उस सर्विस के पैसों को सम करके देश का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड निकाल लेंगे। टेबल 9.1 show the total volume of world trade has been steadily rising over the past decade। ये आपकी बुक में होगा एक, आप उसको देख लेना, है ना, 9.1 टेबल को। उसमें आपको दिखाई देगा कि लगातार साल 10 साल ट्रेड क्या होता जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, आइए देखते हैं। सेकंड, तो पहला क्या था, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, सेकंड वन इज कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय कंट्रीज हैव बीन चेंजिंग ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। और पिछले 100 सालों में सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नेचर क्या होता जा रहा है, लगातार बदला जा रहा है, बदलता जा रहा है। पहले क्या होता था, जनरली ट्रेड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट वाज इम्पोर्टेंट इन द बिगनिंग ऑफ लास्ट सेंचुरी। पहले सिर्फ लोग प्राइमरी प्रोडक्ट्स को बेचते थे एक दूसरे देशों में, गेहूं, चावल, ये सब, पर आज तो देखो आप हर चीज आ रही और जा रही है ना। लेटर मैन्युफैक्चर गुड गेन इंडिपेंडेंस, बाद में फिर मैन्युफैक्चर गुड भी बढ़ने लगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगे। और एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, है ना, हैव द कमांड ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। लगभग सभी देश एक दूसरे से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, तैयार सामान खरीदते और बेचते हैं। Also service sector include as travel, transportation and other commercial sector, है ना, services are playing important role in the global trade। और सर्विस सेक्टर भी फ्लोरिश हो रहा है, जैसे ट्रैवल में देख लो आप, है ना, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सब ट्रांसपोर्टेशन या अदर कमर्शियल सेक्टर्स जो हैं ये सब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापार बढ़ रहा है। ट्रेड इन द सर्विस सेक्टर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेड इन प्रोडक्ट और प्राइमरी और मैन्युफैक्चरिंग से अलग है, क्योंकि इसमें फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज गुड्स का नहीं होता है ना, इनटेंजिबल चीज़ों का मूवमेंट होता है। एज द सर्विस कैन बी एक्सपेंडेड इनफाइनाइटली, आर वेटलेस एंड वंस प्रोड्यूस आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग मोर प्रॉफिट देन प्रोड्यूसिंग गुड। तो अब सर्विस सेक्टर में क्या होता है, देखो गुड्स तो फिजिकल फॉर्म में प्रोड्यूस करने नहीं होते, जिसके चलते क्या होता है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है सर्विस सेक्टर के अंदर। अगर आप इंडिया को एट प्रेजेंट देखोगे, द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर एग्जिस्ट इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसको इनडेफिनेटली मतलब कि एक्सपेंड किया जा सकता है, क्योंकि वो इसमें कोई नंबर तो है नहीं कि इतना प्रोडक्शन करना है उतना, है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन द जनरेशन ऑफ सर्विसेज।
देयर आर 4 डिफरेंट वेज थ्रू विच, और 4 तरीके हैं जिससे इंटरनेशनल मार्केट में सर्विसेज को बढ़ाया जा सकता है। Direction of trade. The developing countries of the present used to export valuable goods and art and facts etc which were exported to European कंट्री। जनरली जो डेवलपिंग देश थे वो क्या करते थे, वो वैल्यूएबल सामानों को, है ना, कलाकारियों को, अपनी जो उन्होंने हाथों से कलाकार की चीज़ों के ऊपर बनाई है उन सबको एक्सपोर्ट करते थे। अब यहाँ से तो बहुत सस्ता जाता था, पर यूरोपियन बाजार में वो बहुत ही ज़्यादा क्या बिकता था, महंगा बिकता था। During the 19th century, there was a reversal in the direction of trade. पर 19वीं शताब्दी तक आते आते इसमें क्या हुआ, रिवर्सल हुआ, मतलब कि ये चेंज हुआ। यूरोपियन कंट्रीज अब, हाँ, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था ना, तो अब वो लोग क्या कर रहे थे, मैन्युफैक्चर गुड को एक्सपोर्ट करने लगे और बदले में रॉ मटेरियल लेने लगे, या रॉ मटेरियल को मंगाने लगे अपनी कॉलोनीज से। तभी तो इंडिया के अंदर आपने 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में देखा होगा, अगर आपके पास सब्जेक्ट है उसमें सेकंड चैप्टर में, कि कैसे उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स और उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था। Europe and USA emerged as the major trade partners in the world and were leaders in the trade of manufactured goods. यूरोप और यूएसए दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का, है ना, और मेजर ट्रेडर्स भी हैं, और इनका कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा है। तभी तो देखो आज यूएसए इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगा रहा है देशों पे, पर फिर भी डब्ल्यूटीओ उसको कुछ नहीं कह पा रही है ना। जापान एट द टाइम वाज आल्सो द थर्ड इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग, और उस समय जापान भी एक इम्पोर्टेंट तीसरे नंबर पे आता था सबसे ज़्यादा व्यापार में, है ना। अ ड्रास्टिक चेंज इन द पर वर्ल्ड ट्रेड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में, 1950 के बाद से। यूरोप लॉस्ट इट्स कॉलोनीज, ब्रिटेन धीरे धीरे अपनी कॉलोनीज लॉस्ट करता जा रहा था, जैसे इंडिया 1947, चाइना 1949 में, है ना, ये सब ब्रिटिशर से आज़ाद हो गए। डेवलपिंग कंट्रीज क्या करने लगी, वो डेवलप्ड देशों के साथ compete करने लगी, क्योंकि डेवलपिंग देशों ने भी तो अपना डेवलपमेंट शुरू कर दिया था ना। अब बच्चों, ट्रेड 3 तरीके का होता है, बैलेंस ट्रेड, नेगेटिव, सरप्लस। नेगेटिव कब होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। 100 रुपये का एक्सपोर्ट किया, 100 रुपये का इंपोर्ट किया, तो बीओटी क्या हो गया, बैलेंस। एक्सपोर्ट जब इंपोर्ट के इक्वल हो। नेगेटिव में कब होगा, जब एक्सपोर्ट कम हो, इंपोर्ट ज़्यादा हो। 100 का माल भेजा, मंगाया 150 का, तो नेगेटिव। सरप्लस में कब होंगे, जब 100 का भेजा, मंगाया 40 का, तो हम 60 रुपये सरप्लस में है। बीओटी है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। और अगर मान लो बीओटी नेगेटिव में चल रहा है, मतलब आपका एक्सपोर्ट कम है पर आपका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपको रिजर्व्स चाहिए होंगे, आपके फाइनेंशियल रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब जो ये टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, वी विल रीड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर। ठीक है, इसके दूसरे पार्ट में हम इसको देखेंगे। उम्मीद है आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा, और अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है या पार्ट 1 से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, पार्ट 2 बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। आप कनेक्ट रहना चैनल से, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इसको बच्चों, और बहुत मेहनत करना। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।